बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड ट्रेनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, इंडस्ट्रीज़ में रोटेटिंग इक्विपमेंट, कंप्रेसर्स वगैरह बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, इसलिए इन मशीन्स की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इन मशीन्स की प्रोटेक्शन के लिए सर्ज लूप, ल्यूब ऑयल प्रेशर, ल्यूब ऑयल टेम्परेचर, बेरिंग टेम्परेचर और वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो आज हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो बेंटली नेवाडा का 3500 सिस्टम वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस वीडियो में हम कॉमन इंट्रोडक्शन करवाएंगे बेंटली नेवाडा का, प्रॉप्स, एक्सटेंशन केबल, प्रॉक्सीमीटर, स्केल फैक्टर को निकालना, फ्लोट किस तरह जब हम ये प्रॉप को इंस्टॉल करते हैं थ्रस्ट प्रॉप को तो फ्लोट किस तरह निकालते हैं, और कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम से हम लोग शाफ्ट इम्बैलेंस, शाफ्ट क्रैक, मिस अलाइनमेंट और बेरिंग फेलियर का मालूम कर सकते हैं। बेंटली नेवाडा का ये जो सिस्टम है ये नॉन कॉन्टैक्ट मेथड है और इसमें जो मेन 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो प्रॉप, एक्सटेंशन केबल, प्रॉक्सीमीटर और कॉन्फ़िगरेशन रैक होता है। बेंटली नेवाडा के जो पुराने सिस्टम्स और न्यू सिस्टम्स हैं वो कुछ 7200 सीरीज़ का जो सिस्टम था वो काफ़ी पॉपुलर रहा। उसके बाद 3300 आया सिस्टम, फिर उसके बाद इस वक्त जो लेटेस्ट चल रहा है वो 3500 सिस्टम चल रहा है। इन तीनों में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि 7200 सिस्टम जो है वो एनालॉग इनपुट था और सिंगल चैनल के लिए था। उसके बाद 3300 सिस्टम जो है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड था और वो डुअल चैनल के लिए था। उसके बाद ये जो 3500 सिस्टम इस वक्त बहुत रिलायबल और इस वक्त इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है, लेटेस्ट है, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है और ये 4 चैनल इनपुट के लिए है। ये प्रॉप्स जो बेंटली नेवाडा की हैं इनको हम वाइब्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रस्ट चेक करने के लिए, की फेजर और रॉड ड्रॉप और इनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, अब मैं आपको बेंटली नेवाडा के हार्डवेयर जो सामान है, प्रॉप, एक्सटेंशन केबल और उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ और बताता हूँ कि उनकी वर्किंग क्या है और किस लिए इस्तेमाल होती हैं। ये मेरे पास बेंटली नेवाडा की कुछ प्रॉप्स हैं। ये 5 mm टिप डाया में हैं। ये इसके प्रोटेक्शन कवर हैं, ये इसके ऊपर हमेशा लगा के रखें। इसको अगर आप ओपन रखेंगे तो इसके ऊपर स्क्रैच लगने के और इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो जब आप जो प्रॉपरली सही है या न्यू है, कभी भी उसकी कैप उतार के नहीं रखनी। और नई प्रॉप लगाते हुए भी इसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। नई प्रॉप लगाते हुए भी इसकी इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली आप देखें इसको कि कोई स्क्रैच या कोई चीज़ नहीं है और इसके थ्रेड्स जो हैं वो डैमेज नहीं होने चाहिए। अगर इसके थ्रेड ख़राब होंगे तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके इंस्टॉल होते हुए फंस जाएगी और उसकी वजह से आप यहाँ से देखें कि इसकी जो थ्रेड्स निकाल दें तो इसकी टोटल थिकनेस जो है अंदर से ये आपके केबल्स भी जा रही हैं तो ये थिकनेस कम हो जाती है। एक तो इसको ओवर टाइट नहीं करना है, अगर आप ओवर टाइट करेंगे तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, इसलिए कि इसकी वॉल की थिकनेस कम होती है। इसको लिमिटेड टॉर्क पे टाइट किया जाता है। ये पीपीएस मटेरियल है जिसको सिरामिक भी कहते हैं। इसके साथ दूसरा एक मटेरियल आता है, ये दूसरी प्रॉप है, ये राइटॉन मटेरियल है, ये ब्लैक कलर में है, उसको सिरामिक भी कहते हैं, कई बार पीपीएस मटेरियल में कहलाता है। ये 8 mm की टिप डाया में जो है हमारी प्रॉप है। अब 8 mm और 5 mm में क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके अंदर जो कॉइल है उसकी इंडक्टेंस जो है ना वो दोनों की चेंज होती है। ये इसका मेन डिफरेंस है। अब इसके ये जो थ्रेड्स हैं ये इसमें मुख्तलिफ लेंथ्स आती हैं कि आपने किस पॉइंट पे और किस सर्विस पे लगाना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी सी है और ये काफ़ी बड़ी लेंथ की जो है ना हमारे पास ये प्रॉप है। ये है डायरेक्ट माउंटेड, आप इसको इंसर्ट करेंगे और चेकनट करके टाइट करेंगे, ओके हो जाएगा। एक रिवर्स माउंटेड भी आती है जिसमें ये चेकनट जो है वो आगे बिल्कुल एंड पे फिक्स्ड होता है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे फिक्स होगा, वो बैक माउंटेड होगा। उसको एक शॉफ्ट होती है जो इंटरनली साइड से और आउटसाइड से दोनों से थ्रेडेड होती है, उसके अंदर आप पहले लगाएंगे। यानी कि आपको एक लेंथ लंबी चाहिए जहाँ पे आपने प्रॉप को इंस्टॉल करना है, तो उस जगह पे आप वो रिवर्स वाली उस पाइपें जिसके इंटरनली भी थ्रेड है उस पर फिटिंग में लगा के फिर उसको बाहर से कंप्रेसर की बॉडी से उसको इंस्टॉल करेंगे। इस प्रॉप की कंस्ट्रक्शन किस तरह है, इसमें सिंपल कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर एक कॉइल है, कॉइल को सेफ करने के लिए उसके ऊपर से ये एक सेफ्टी के तौर पे ये एक इंसुलेशन लगाई गई है जो कि राइटॉन मटेरियल की है।
अगर आप ये जो पहले मैंने आपको प्रॉप दिखाई है ये भी देखें, जो कि 5 mm डाया में है, इसके अंदर अगर गौर करें तो शायद आपको मालूम भी हो कि इसके अंदर बाकायदा इसके अंदर कॉइल है और ऊपर से इसकी सेफ्टी के लिए एक PPS मटेरियल की लेयर चढ़ाई हुई है। इसमें सिर्फ सिंपल प्रॉप के अंदर एक कॉइल होती है और ये आगे से BNC कनेक्टर इसके ऊपर लगा हुआ होता है। ये BNC कनेक्टर है जो कि एक्सटेंशन केबल के साथ लगता है। बाकी प्रॉप के अंदर सिर्फ इंटरनली इसके अंदर एक कॉइल है जिस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है और आगे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के आगे जब कोई मटेरियल आता है तो उसमें एडी करंट की वजह से इंड्यूस होता है और पावर लॉस होती है। उस पावर लॉस को जो है हमारा प्रॉक्सीमीटर रीड करता है और अपनी आउटपुट में चेंज लेकर आता है। यही एडी करंट है और इसी प्रिंसिपल पे, एडी करंट के प्रिंसिपल पे ये काम कर रही होती है। यानी कि इसके आगे जो EMF बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसके आगे मेटल आएगा, मेटल के आने की वजह से वो उस मेटल में एब्जॉर्ब होगा और पावर लॉस होगा। वो पावर लॉस जो है उसको हमारा प्रॉक्सीमीटर रीड करेगा और अपनी आउटपुट में चेंज लेकर आएगा। 10 to 90% के दरमियान जो पावर लॉस होता है वो प्रॉक्सीमीटर जो है उसको लीनियरली अपनी आउटपुट में चेंज लाता है। अब इसको चेक करते हुए इसमें हम लोग इसकी जो है प्रॉप की डिस्टेंस जो है वो मेजर करते होते हैं। जब आपने इसकी डिस्टेंस मेजर करनी है तो आपने ये कनेक्टर ऊपर करके इसके नीचे यहाँ पे एक मल्टीमीटर की एक प्रॉप जो यहाँ पे लगानी है और दूसरी को बिल्कुल हाथ से पकड़ के ऊपर से टिप से इसके सेंटर में लगाना है ताकि प्रॉपरली आपको इसकी डिस्टेंस मिल सके। इसके डिस्टेंस का चार्ट जो है वो बाकायदा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इसी वीडियो में, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके जी बेंटेलियन नेवाडा के मैनुअल में कितने डिस्टेंस जो है वो एक्सेप्टेबल है। दूसरी बात यह है कि इनकी मुख्तलिफ लेंथ्स आती हैं, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 1.5, 2 मीटर। तो आप किस जगह पर कौन सी प्रॉप कितने लेंथ की इस्तेमाल करेंगे ये कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एक्चुअल जब हम प्रॉप को कंप्रेसर पे इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग लेंथ इसकी, थ्रेडेड मटेरियल, नॉन थ्रेडेड मटेरियल, ये सब चीज़ें देखते हैं। जब आप इसको कंप्रेसर पे इंस्टॉल करें तो आपका ये जो कनेक्टर है ये आपका कंप्रेसर से बाहर आना चाहिए। जो एक JB होता है पहला, उससे बाहर होना चाहिए ताकि जब आप इसको ट्रबल शूट करना हो रनिंग मशीन पे तो आप इसको देख सकते हैं कि जी ठीक है डिस्टेंस और वो, मगर आप पूरा कंप्रेसर खोल के पूरी प्रॉप को चेक नहीं कर सकते। तो खुदा न खास्ता अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो ये कनेक्टर जो है इस प्रॉप की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपके पास इसका फर्स्ट कनेक्टर जो एक्सटेंशन केबल और प्रॉप के दरमियान का जो कनेक्टर है इसकी एक्सेस होनी चाहिए। अब मैं आपको एक्सटेंशन केबल के बारे में बताता हूँ। ये मैं आपको बताता चलूँ, प्रॉप पे जो इसका डाटा लिखा हुआ होता है ना, इसको मैं रीड करना आपको जो है ना, ये आर्मर्ड प्रॉप है तो इसका ये जो इसके ऊपर ये पूरा एक कोड लिखा हुआ है, इसको अनरीड करना और इसके कोड को डिकोड करना जो है ना, इसके बारे में मैं आपको पूरे चार्ट में और उसमें बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा नंबर किस चीज़ के लिए है। इसी तरह हमारे पास जो ये एक्सटेंशन केबल है इसके ऊपर भी बाकायदा पूरी जो है ना इसकी कोडिंग है, ये लिखी हुई है। इसमें भी यही आ जाती हैं कुछ चीज़ें कि जी इस प्रॉप की लेंथ कितनी है, सॉरी एक्सटेंशन केबल की लेंथ कितनी है और इसके ऊपर दोनों ये कनेक्टर लगे हुए होते हैं। ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। ये आपस में ये देखें, ये मूविंग में नहीं है, ये वाला मूव होता है, ये आपस में भी इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं। आप इसको टाइट करें, चलें इसके टाइट करने का मैं बता दूं। आप जब इसको टाइट करेंगे ना तो जब ये प्रॉपर टाइट हो जाएगा तो आपको बाकायदा एक टिक की आवाज़ आएगी। ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इसमें आके बैठ जाता है, तो इससे ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना आपने इसको। ऐसा ना हो कि जी आपको प्लायर लगा के किसी चीज़ से टाइट करें, नहीं, इतना आप टाइट कर दें इनफ है, इससे ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जब ये कनेक्टर लगाएं तो इसकी बाकायदा इसको सीलिंग इसकी जो है ना प्रॉपर टेप से इसको करना चाहिए, जो कि बेंटेलियन नेवाडा की मिलती है। एक्सटेंशन केबल का काम कोई ख़ास फंक्शन वो नहीं है, ये सिंपल जो है हमारे प्रॉक्सीमीटर और प्रॉप को जो है ना आपस में कनेक्ट करने के लिए होती है। इसकी लेंथ बाकायदा हम जो प्रॉक्सीमीटर इस्तेमाल करेंगे उस पे जो टोटल लेंथ है उसके मुताबिक करेंगे। यानी कि 9 मीटर लेंथ का हमारे पास अगर प्रॉक्सीमीटर है तो प्रॉप 1 मीटर की है तो एक्सटेंशन केबल 8 मीटर की हम इस्तेमाल करेंगे, टोटल 9 मीटर होना चाहिए।
अगर प्रॉप 1.5 की है तो 8.5 की हम एक्सटेंशन केबल लगा के इसको लगाएंगे। ये हमारे पास दो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज हैं जिनके आगे 41-40 मटेरियल लगा हुआ है। अगर आप गौर करें तो आपको ये बैक साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आएगा। ये इसके ऊपर प्रिंटेड होता है, इसके अंदर भी इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास जो है ये है mm में, 0 से 25 mm की रेंज में। ये mm में आ गया और ये वाला जो है ये हमारे पास इंचज़ में है। ये आ गया 0 से 1 इंच में। और इसी तरह मेल्स में भी आते हैं। तो आप ये देख लें कि जी आपने स्केल फैक्टर निकालना है तो कौन से वाला यूज़ करना है, तो स्केल फैक्टर उसके मुताबिक रेंज निकाल के तो फिर निकाला जाएगा। ये मेरे पास दो प्रॉक्सीमीटर मौजूद हैं 3300 XL मॉडल में 5 और 8 mm डाया के लिए। 5 और 8 mm टिप डाया जो है ये उसके लिए है। अगर आप इसके ऊपर ज़रा गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे ये 9 मीटर लेंथ के लिए है, 9 मीटर सिस्टम है। इसके साथ जो आपकी एक्सटेंशन केबल प्लस प्रॉप 9 मीटर होनी चाहिए। इसी तरह मेरे पास ये दूसरी भी है, ये जो है ये भी 5 और 8 mm टिप डाया के लिए है और इसके ऊपर 5 मीटर सिस्टम है, यानी कि एक्सटेंशन केबल और प्रॉप टोटल में मिला के 5 मीटर होना चाहिए। इसके नीचे इसका स्केल फैक्टर जो हम लोग इसके बाद मालूम करना सीखेंगे वो लिखा हुआ है कि 7.87 वोल्ट पर mm, या फिर उसके आगे लिखा हुआ है 200 मिलीवोल्ट पर मिल। ठीक है जी, ये इसका स्केल फैक्टर है। इसको निकालने के लिए पूरा एक सेटअप जो है हम लोग लगा के फिर आपको बताते हैं। इसकी सप्लाई -24 वोल्ट DC है, ये कॉमन ये आउट, यानी कि पॉजिटिव को इसमें कॉमन में लगाया गया है। इसकी वजह यह है कि बेंटेली नेवाडा के मुताबिक कि जब ये सिस्टम बनाया गया था उस वक़्त हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर मौजूद था जो कि रिलायबल था। NPN और PNP इकट्ठे आए थे, मगर रिलायबल जो ट्रांजिस्टर था वो NPN था। तो इसलिए NPN ट्रांजिस्टर के लिए इसकी सप्लाई को नेगेटिव में रखना पड़ा था। अब इसका कुछ इसके टेम्परेचर्स और इसके बारे में कुछ डाटा जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस साइड से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें टेम्परेचर और काफ़ी सारे इसका एक्सप्लोजिविटी और उसकी जोन क्लास और सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं इसका एक्चुअल फंक्शन जो है वो आपको बताता हूँ। प्रॉक्सीमीटर बेसिकली जो है ऑसिलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। हमारे यहाँ से जो सप्लाई आ रही होती है उसके अक्रॉस ऑसिलेशन करके रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है जो कि हमारी प्रॉप पे जाती है और प्रॉप की टिप पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो बनता है। वो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो मुख्तलिफ होती है, टिप डाया चेंज होने की वजह से उसमें फ्रिक्वेंसी जो है चेंज हो जाती है। वैसे इसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो 500 किलो ओम से लेके 2 मेगा इसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो 500 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 2 मेगा हर्ट्ज तक जाती है। ये वेरी करती है हमारी टिप डाया और उसकी इंडक्टेंस पे। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं ताकि ऑसिलेशन और डीमॉड्यूलेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं मैं आपको, ताकि आपको कुछ बेहतर समझ आ सके। प्रॉक्सीमीटर ऑपरेशन जो है वो कुछ इस तरह है कि हमारा ये जो प्रॉक्सीमीटर है ये ऑसिलेटर इसके अंदर लगा हुआ है, ये ऑसिलेशन करता है और प्रॉप को रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है ना वो सेंड करता है। और जब प्रॉप के आगे को मेटल आता है तो एडी करंट की वजह से जो चेंज आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी में, उस सिग्नल को यही जो हमारा प्रॉक्सीमीटर है ये डीमॉड्यूलेट करके उसके बाद अपनी आउटपुट जनरेट करता है। हमारा एक्चुअल इस पूरा सिस्टम जो है प्रॉक्सीमीटर का ये एक्चुअल प्लेट और प्रॉप के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करता है और उसके मुताबिक हमारा प्रॉक्सीमीटर जो है अपनी आउटपुट जनरेट करता है। हमारा ये जो प्रॉक्सीमीटर सिस्टम है ये एडी करंट प्रिंसिपल पे काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एडी करंट फ्लो होता किस तरह है और उसकी वर्किंग किस तरह है। हमारा प्रॉक्सीमीटर इसके अंदर ऑसिलेटर लगा होता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारे प्रॉप पे जाती है और जिसकी वजह से प्रॉप की टिप पे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाता है। जब इस फील्ड के दरमियान कोई भी कंडक्टिव मटेरियल आता है तो एडी करंट फ्लो करता है उसकी सरफेस के ऊपर,
मेटल की सरफेस के ऊपर एडी करंट जो है फ्लो करता है, जिसकी वजह से रेडियो फ्रिक्वेंसी में चेंज आता है, जिसको हमारा प्रॉक्सीमीटर रीड करता है या डीमॉड्यूलेट करता है और अपनी आउटपुट को जनरेट करता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉप के आगे जो मटेरियल या कंडक्टिव मटेरियल आया है उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अगर 4140 स्टील का मटेरियल है तो इस कंडीशन में जो पेनिट्रेशन होगी वो तकरीबन 3 मिल्स के करीब होगी, या इंचेस में ले लें तो 0.003 इंच जो है वो उसके अंदर पेनिट्रेट करेगा। तो यही इसका एडी करंट का प्रिंसिपल है जिस पर हमारा ये प्रॉक्सीमीटर जो है ना और ये पूरा सिस्टम जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। प्रॉक्सीमीटर वेरिफिकेशन के लिए ये डायग्राम है, इसमें एक डिजिटल मल्टीमीटर जो है डीसी वोल्ट वो इस्तेमाल होगा। तो इसको आप दोबारा से इसकी कैलिब्रेशन जो है एक बार वेरीफाई कर लें इस सिस्टम को चेक करने से पहले। प्रॉक्सीमीटर को नेगेटिव सप्लाई 24 वोल्ट दें, उसके बाद एक्सटेंशन केबल और प्रॉप को इंस्टॉल करें। हमें एक स्पिंडल टाइप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज चाहिए जिसकी टारगेट प्लेट जो है 4140 SS की हो, तो उस पर लगाकर तब हम इसको जो है इसकी कैलिब्रेशन जो है वेरीफाई करेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ टारगेट साइज़, प्रॉप के आगे जो टारगेट प्लेट होती है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी मैटर करता है। इसका जो भी आप प्रॉप इंस्टॉल करें 8 mm की या 5 mm की, 8 mm के लिए स्टैंडर्ड है कि जी 20 mm का टारगेट प्लेट जो वो होनी चाहिए कम से कम। तो अगर आपकी टारगेट प्लेट छोटी होगी तो इस कंडीशन में आपकी लीनियर रेंज जो है, यानी कि जो स्केल फैक्टर आप निकालते हैं उसकी लीनियर रेंज जो है इफेक्टिव होगी, जिसकी वजह से आपके सिग्नल में जो है वो फ़र्क आ सकता है और करेक्ट सिग्नल जो है आपको नहीं मिलेगा। हमारे प्रॉक्सीमीटर सिस्टम में जो प्रॉब और एक्सटेंशन केबल यूज़ होती है, ये उसका व्यू है एक इमेज जिसमें सेंटर में सेंटर कंडक्टर है, उसके बाद यहाँ इनर स्क्रीन आ जाता है, उसके बाद ये आउटर स्क्रीन है, फिर ये इंसुलेशन है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए इस्तेमाल होती हैं एक सेंटर कंडक्टर और ये इनर स्क्रीन होती है। आउटर स्क्रीन जो है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है कोई नॉइज़ और उसके लिए, और इंसुलेशन जो है उसको डैमेज होने से बचाती है। प्रॉप क्रॉस टॉक, जब आप किसी टारगेट प्लेट पर दो प्रॉप्स को इतना करीब इंस्टॉल कर दें कि उनके आगे बनने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो फील्ड है आपस में इंटरप्ट करना शुरू कर दे, तो इसको प्रॉप क्रॉस टॉक कहते हैं। जब आप दो प्रॉप्स को इतना करीब इंस्टॉल करेंगे कि उनकी फील्ड आपस में इंटरप्ट करे तो आपको रॉन्ग इंडिकेशन मिल सकती है, यानी कि एक्चुअल आपकी शाफ्ट में वाइब्रेशन नहीं है, मगर आपको जो सिग्नल मिल रहा है अंदर वो जो है आपको वाइब्रेशन का मिल रहा है। तो इन दो प्रॉप्स को जब भी आपने दो प्रॉप्स लगानी है तो इनके दरमियान जो गैप है उसका स्टैंडर्ड का जो ख्याल रखना है। इंचेस में अगर देखें तो 0.7 इंच और mm में 7.8 mm, इन दोनों के प्रॉप्स के दरमियान गैप होना जो बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर प्रॉप टिप को देखा जाए तो 8 mm की प्रॉप जो है इसको जब इंस्टॉल करना हो दो प्रॉप को तो इनके दरमियान 8 × 3 यानी कि 24 mm इनके दरमियान गैप होना ज़रूरी है। तो जब भी आप प्रॉप को इंस्टॉल करें तो ये प्रॉप क्रॉस टॉक का ख्याल रखें। जब प्रॉप को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो एक ये साइड व्यू इफ़ेक्ट जो है ये बहुत अहमियत रखता है। जब भी आप प्रॉप को जिस जगह पे आपने इंस्टॉल करना तो पहले उसकी डेप्थ ज़रूर मेजर कर लें कि आपकी प्रॉप कितनी तकरीबन अंदाज़न यानी कि 3 इंच के करीब या 2 इंच के करीब जो है वो अंदर जानी है, तो उसको जहन में रखते हुए इंस्टॉल करें। अगर आपकी प्रॉप इंस्टॉलेशन के दरमियान किसी मेटल के दरमियान में आ गई, यानी कि इसको जब ये इंस्टॉल करें तो इस मेटल के एरिए से निकलना चाहिए। अगर आपकी प्रॉप की टिप के साइडों पे कोई मेटल आ गया तो उसकी वजह से आपको जो इंडिकेशन है वो रॉन्ग मिलेगी। तो इंस्टॉलेशन के दरमियान इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप इंस्टॉल कर रहे हो तो पहले उसकी डेप्थ जो है वो मेजर कर लें कि अंदाज़न आपकी जो टिप है उसको कितना अंदर जाना है। ऐसा ना हो कि साइड व्यू इफ़ेक्ट की वजह से आपको एरर मिले। टारगेट मटेरियल इफ़ेक्ट, हमारी प्रॉप की टिप के आगे जो मटेरियल आता है अगर उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाए तो ये ग्राफ में शो किया गया है कि जी उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा। AISI 4140 ये जो है इसके जो आप ग्राफ में लाइन देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, वोल्टेज और गैप जो है वो बिल्कुल ठीक आपस में बराबर बढ़ रहा है। मगर अगर आप इसी के मुकाबले में आप टंगस्टन को देखें
तो गैप बहुत कम बढ़ा है, तकरीबन 40 के करीब मिल्स के करीब और आउटपुट मैक्सिमम चली गई है। तो इसलिए ये जो टारगेट प्लेट है या टारगेट मटेरियल है वो AISI 4140 जो है वो होना ज़रूरी है जब आप इसकी स्केल फैक्टर निकालें या फील्ड में जहाँ पे इंस्टॉल करें। ये हमारे पास प्रॉब और एक्सटेंशन केबल की डिस्टेंस का जो है स्टैंडर्ड चार्ट है, जिसमें दिखाया गया है कि 0.5 मीटर की जो आपकी प्रॉब है उसकी डिस्टेंस 7.45 होनी चाहिए और टॉलरेंस जो है उसकी प्लस माइनस 0.5 ओम है। इसी तरह ये 1.5, 1, 2 इनकी डिस्टेंस जो है वो दिखाई गई है। उसके बाद 5 और 9 टोटल लेंथ है प्रॉब और एक्सटेंशन केबल की। आप कोई भी एक्सटेंशन केबल और प्रॉब इस्तेमाल करें 5 मीटर वाली तो उसकी डिस्टेंस जो है 8.73 आनी चाहिए। इसमें जो टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.7 ओम की है। ये 9 मीटर का स्टैंडर्ड जो है उसकी डिस्टेंस लिखी हुई है। इसी तरह ये नीचे एक्सटेंशन केबल जो है उनकी लेंथ लिखी हुई है और उनकी डिस्टेंस जो है इधर मेंशन की हुई है। ये दो तरह के जो है इसके अंदर उन्होंने डिस्टेंस दिखाई हुई है। इसमें ये जो है वो सेंटर कंडक्टर जो है उसकी डिस्टेंस टोटल मेंशन की हुई है, सेंटर टू सेंटर जो है, और ये आउटर कंडक्टर जो है उसकी डिस्टेंस को बाकायदा मेंशन किया हुआ है। जब भी आप कोई प्रॉब या एक्सटेंशन केबल की डिस्टेंस देखें तो आपके पास ये चार्ट होना चाहिए, आप उसकी डिस्टेंस को इस चार्ट के मुताबिक वेरीफाई कर सकते हैं। चलें अब हम आपको स्केल फैक्टर निकालना बताते हैं कि जी आपने किसी भी प्रॉप का स्केल फैक्टर कैसे निकालना है, उसको चेक कैसे करना है। ये हमारे पास एक चार्ट है, ये गैप लिखे हुए हैं जिसमें, और ये आउटपुट वोल्टेज जो भी आएंगे हम लोग यहाँ पे उसको नोट करते हुए जाएंगे। उसके बाद 2 mm 1 mm का डाटा जो है उसमें लेंगे और ये फार्मूला है उसका। सबसे पहले हम प्रॉब डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं और उसके साथ एक्सटेंशन केबल जो है उसकी डिस्टेंस जो है उसको मेजर करके हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ये हमारा जो मल्टीमीटर रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है, अभी ये देखिएगा कि जी इसमें थोड़ा एरर है, 0.2 ओम का तकरीबन एरर है, तो इसको हम लोग ना अपनी रीडिंग में से माइनस कर लेंगे। चलें सबसे पहले ये जो प्रॉब है 1 मीटर की प्रॉब है, इसकी हम लोग डिस्टेंस जो है ना वो मेजर कर लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। साइड पे इसलिए कि कोर के साथ तो मेरा हाथ लगा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा कि जो सेंटर वाले जो है इसके साथ मैं टच ना हूँ। 7.6 ओम जो है इसकी डिस्टेंस आई है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। इसी तरह जो एक्सटेंशन केबल है ये 4 मीटर की एक्सटेंशन केबल है, इसलिए कि हमारा जो ये अप्रॉक्सीमीटर है ये 5 मीटर स्टैंडर्ड वाला है, तो हमने 1 मीटर की प्रॉब ली है तो 4 मीटर की जो है हम लोग एक्सटेंशन केबल लेंगे। अभी हम इसकी जो है ना डिस्टेंस भी मेजर कर लेते हैं। पहले हम शील्ड की डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। .5 ओम, और उसके बाद हम सेंटर से .2 यानी कि तकरीबन 1 ओम है, 0.2 का तो हमारा उसमें एरर है। तो ये डिस्टेंस जो हम लोग हमारा जो फॉर्म है उसमें हम लोग लिख लेते हैं। स्केल फैक्टर निकालने के लिए हमने अपने अप्रॉक्सीमीटर के कनेक्शंस और एक्सटेंशन केबल और प्रॉप साथ लगा लिया। हमारी एक्सटेंशन केबल जो है 4 मीटर वाली है, प्रॉप 1 मीटर की है, 5 mm डाया टिप की है। सबसे पहले हमने इसको 0 पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को एडजस्ट करके प्रॉप को लगा लिया, ये बिल्कुल 0 के ऊपर है, ठीक है। अब हम 0.22 का डिफरेंस देते जाएंगे और अपनी आउटपुट जो है वो चेक करते जाएंगे। चलें सबसे पहले 0.2 का देते हैं, ये 0.2 हो गया, -1.32। ये 0.4 -2.9। ये 0.6,
0.8, और ये आ गया पूरा 1 mm यहाँ पे। ठीक है जी, 1.2, 1.4, 1.6 mm, 1.8, और ये हो गया 2 mm। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये हमने जो हैं रिकॉर्ड कर ली हैं अपने फॉर्म पे। अब हम फॉर्म जो है उसको किस तरह फिल करना है और फार्मूले से इसका स्केल फैक्टर कैसे निकालना है वो आपको बताते हैं। ये हमने तमाम रीडिंग जो है नोट कर ली है। तो ये हमारे पास इसके फॉर्म है जो इसको फिल करते हैं हम लोग। वोल्टेज एट 2 mm पे हमारे आ रहे हैं 15.55। ठीक है, दूसरे हैं 1 mm के। 1 mm पे आ रहे हैं 7.74 माइनस में ना। अब ये नीचे इसका फार्मूला है, हम लोगों ने डिफरेंस लेना। 2 mm में से 1 mm की जो रीडिंग है उसको माइनस करेंगे तो इस पे जो आ जाएगा वोल्ट पर mm आ जाएगा, और जब हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली वोल्ट पर मिल आ जाएगा। ठीक है जी, अभी हम इसको उसमें कर लेते हैं 15.55 जो माइनस करेंगे 7.74 से। ठीक है जी, इसका जो आंसर आ रहा है ना वो आ रहा है 7.81। इसका आंसर आ रहा है, मैं यहीं पे साइड पे लिख देता हूँ 7.81। ये है वोल्ट पर mm। सॉरी, आपके पास ये ऊपर वाली रीडिंग नहीं आ रही थी। 15.55 से 7.74 माइनस किया तो 7.81 आ गया। ये है वोल्ट पर mm। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज है वो 7.8 वोल्ट पर mm होती है जो अप्रॉक्सीमीटर पर लिखी हुई होती है। ठीक है जी, यहाँ पे ठीक है। अगर आप इसी को 7.81 को 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिली वोल्ट पर मिल आ जाएंगे, जो कि अब यहाँ पे निकल रहे हैं 198.3। ठीक है जी, ये हमारा स्केल फैक्टर, यही चीज़ जो है इसको निकालना जो है ये हमारा स्केल फैक्टर कहलाता है। तो ये ठीक है, 200 के करीब है और ये ओके है। ये बाकी इसकी डिस्टेंस आ गई है। प्रॉप का स्केल फैक्टर निकालने के लिए ग्राफ के लिए हमारे पास एक्सेल में एक हम लोगों ने फार्मूला बनाया हुआ है, उसी में ये ग्राफ भी है। ये गैप और आउटपुट का ग्राफ है। ये मिल्स का ग्राफ है जो कि हर 10 मिल के बाद जो है ग्राफ उसको दिखाता रहेगा, जो कि 200 के करीब करीब चलेगा। ये मिल्स में है, हमने इसकी रीडिंग पहले ही जो है ना वो लेके रखी हुई है। हम यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आए हैं वो इन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मिली वोल्ट पर मिल भी निकलते जाएंगे। हमारा ये हमें 40 मिल और 80 मिल का चाहिए स्केल फैक्टर जो हम लोग फाइनल लेते हैं, उसके लिए ये फार्मूले में इन है। तो आइए हम इसका डाटा जो है वो इंटर करते जाते हैं। .021 30 मिल पे हमारा है 4.01, 40 पे है 6.03, 50 पे हमारा डाटा है 8.07, 60 पे है 10.07। आप ये देख रहे हैं साथ साथ ये हर 10 मिल के बाद जो स्केल फैक्टर बनता है वो भी निकलता जा रहा है। इधर भी रीडिंग आ रही है, बट करेक्ट नहीं है ये। यहाँ पे ग्राफ भी जो है वो उसका बनना शुरू हो गया है, गैप और आउटपुट वोल्टेज का, और ये जो हमारे स्केल फैक्टर का भी ये ग्राफ जो है ना वो बनता जा रहा है। 70 पे हमारे 12.05, 80 पे हमारे यहाँ 14.04, 90 पे हमारे 16.04 और 100 पे हमारे 18.07। ठीक है जी, हमारा पूरा डाटा इन हो गया है। ये 70 तक जो है ना ये हमारा सिंपल ग्राफ जो इसमें आ गया है,
ये जो मिली वोल्ट पर मिल आ रहे हैं ये भी एक स्केल फैक्टर निकला है, ये हर 10 मिल के बाद निकला हुआ है और इसका ये ग्राफ बन रहा है, ये तकरीबन 200 के करीब करीब चल रहा है। ये एक सिर्फ 40 पे ज़्यादा आया थोड़ा सा 204, बाकी ये नॉर्मल ठीक चल रहा है। और ये जो हमारा ग्राफ है गैप का और आउटपुट का वो बिल्कुल लीनियर जा रहा है। हम यही चीज़ जो निकाल के देखते हैं, ये लीनियर होना चाहिए। ये हमारा जो स्केल फैक्टर निकला है हमारा मिली वोल्ट पर मिल 200.25 के करीब निकला है। इसमें दो रीडिंग यूज़ हुई हैं, एक 40 मिल की और एक 80 मिल की। 40 मिल 6.03 और 80 मिल 14.04। ठीक है जी। इसी तरह बाकी हम इसके रेजिस्टेंस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो ये इसका बड़ा हमने एक ग्राफ में अच्छा सा चार्ट बना के रखा हुआ है ताकि हम लोग सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके अक्रॉस फिर हमारा पूरा डाटा निकल आता है और उसको उसके टैग के मुताबिक जो हम लोग सेव करके प्रिंट ले लेते हैं। What is axial displacement? Displacement of shaft in the axial direction with respect to some fixed reference is called axial displacement or thrust. इस पॉइंट पे हमारी जो प्रॉब इंस्टॉल होती है ये थ्रस्ट कॉलर कहलाता है, या इस पॉइंट पे आप इसको कर लें। ये प्रॉब जो है हमारा फिक्स्ड रेफरेंस होता है, फिक्स्ड रेफरेंस से अवे फ्रॉम प्रॉब या टूवर्ड्स प्रॉब। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ये जो है इसको हम फ्लोट कहते हैं। यानी कि जब हम प्रॉप को इंस्टॉल करते हैं तो हम एक टोटल फ्लोट निकलवाते हैं, मैकेनिकल वाले हमें एक फ्लोट निकाल के देते हैं कि टोटल ट्रैवल चेक करते हैं इसका कि शाफ्ट अवे फ्रॉम प्रॉब और टूवर्ड्स प्रॉब मैक्सिमम कितना ट्रैवल है, ये हमारा फ्लोट कहलाता है। उसके बाद हम उनको कहते हैं कि जी आप हमें शाफ्ट को सेंटर करके दे दें। वो फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट लगा के शाफ्ट को सेंटर करते हैं। उस पॉइंट पे हम लोग अपनी जो थ्रस्ट प्रॉब है उसको 10 वोल्ट गैप पे -10 वोल्ट पे एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको मूव करवा के इलेक्ट्रॉनिक फ्लोट चेक करते हैं। यानी कि हम अवे फ्रॉम प्रॉप करते हैं तो 11 वोल्ट आने चाहिए अगर आते हैं, और टूवर्ड्स 9 वोल्ट आते हैं। तो यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक फ्लोट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अवे 1 वोल्ट अवे फ्रॉम प्रॉब आ रहा है 10 वोल्ट जो गैप रखा था उससे, और टूवर्ड्स प्रॉब भी 1 वोल्ट आ रहा है यानी कि 9 वोल्ट पे आ रहा है। तो ये हमारी जो है कहलाती है थ्रस्ट डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्सियल डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम टोटल फ्लोट और इलेक्ट्रॉनिक फ्लोट कहते हैं। अभी इसकी मैं आपको लगाने की पोजीशन दिखाता हूँ। ये इस पॉइंट पे जो है हमारी ये प्रॉब लगी हुई है, ये थ्रस्ट कॉलर है, ये टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम प्रॉब ये करेगी। ये हमारी उसकी कंप्रेसर की शाफ्ट है, इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा फ्लोट कहलाता है। करीब से दिखाता हूँ, ये हमारी प्रॉब लगी हुई है, ये थ्रस्ट कॉलर है। इसका जो हमारी इंडिकेशन आती है वो जब हमारे 10 वोल्ट होंगे तो वो 0 पे होगी। ठीक है। इन्होंने ये सेंटर में जो है ये 0 to -24 वोल्ट का ये ग्राफ दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे तो वैसे 12 वोल्ट दिखाया हुआ है, हम लोग 10 वोल्ट रखते हैं। मेरे पास यही ग्राफ अवेलेबल था, मैंने कहा आपको दिखा दूँ। इसकी नॉर्मल अगर इंडिकेशन आ रही होगी तो वो हमेशा सेंटर में होगी। ये अवे फ्रॉम प्रॉब है जिसको नॉर्मल लिखा हुआ है, ये टूवर्ड्स प्रॉब है जिसको काउंटर लिखा हुआ है। ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा था कि जब हमारा शाफ्ट को सेंटर लाइन करके दे देंगे मैकेनिकल वाले, हम 10 वोल्ट गैप पे अपनी प्रॉब को एडजस्ट कर देंगे तो टूवर्ड्स प्रॉब और अवे फ्रॉम प्रॉब मैक्सिमम जो उसका फ्लोट है उसमें हम रीडिंग लेंगे। तो अवे फ्रॉम प्रॉब 11 वोल्ट आ रही है और टूवर्ड्स प्रॉब 9 वोल्ट, जो कि है नेगेटिव में मगर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव में ही है। तो इसका गैप बन जाता है 2 वोल्ट। तो इसको निकालने के लिए कि हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एमएम में, तो हमें पता है कि जी हमारा जो प्रॉक्सीमीटर है वो 7.87 वोल्ट पर एमएम है। तो 2 वोल्ट को डिवाइड करेंगे इसके 7.87 से तो हमारे पास आ जाता है 0.25 mm। यानी कि हमारी शाफ्ट का टोटल ट्रैवल जो है वो 0.25 mm है। तो जब हम प्रॉप को एडजस्ट करेंगे तो वो हमारी होगी 0.125 पे हमारी प्रॉप जो है वो एडजस्ट होगी। अब एग्जांपल है कि आपका कंप्रेसर चल रहा है और आपको डाउट है कि जी हमारा आपका जो थ्रस्ट आई है
तो हम लोग सबसे पहले तो हमें ये तो पता है कि जी हमने जब प्रॉब इंस्टॉल की थी 10 वोल्ट गैप पे की थी, तो इस वक्त जो हमारे प्रॉक्सीमीटर की आउटपुट पे 9 वोल्ट आ रहे हैं डीसी, तो 1 वोल्ट हमारा जो है वो मिल रहा है हमें। तो इसके क्रॉस 7.87 से 1 वोल्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.27 mm आ रहा है, यानी कि इस वक्त हमारा जिस जगह पे शाफ्ट कंप्रेसर की शाफ्ट जो चल रही है वो प्रॉब से जो हमारा डिज़ायर्ड यानी कि सॉरी हमारी जो एक्चुअल पॉइंट था 10 वोल्ट गैप जिसमें थे, उस सेंटर लाइन पॉइंट से 0.275 अवे चल रही है या टूवर्ड्स चल रही है, या एक्चुअल माइनस में आए हैं तो टूवर्ड्स प्रॉब में 0.127 है जहाँ पे ये चल रही है। अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है और आपकी थ्रस्ट आ गई है तो आप जो डीसी वोल्टेज आपको प्रॉक्सीमीटर आउटपुट में दे रहा है आप उससे इसको मेजर भी कर सकते हैं। आपने 10 वोल्ट गैप पे प्रॉब को इंस्टॉल किया था और -9 वोल्ट जो है आपके पास वो आ रहे हैं, तो 1 वोल्ट का डिफरेंस आ गया है। तो इसी को हम डिवाइड करेंगे 7.87 से, तो हमारे पास 0.127 जो है रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि सेंटर जहाँ पे हमने अपनी प्रॉप को एडजस्ट किया था वहाँ से टूवर्ड्स 0.127 mm जो हमारी शाफ्ट है वो आ चुकी है और वहाँ पे वो चल रही है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्लोट को निकालना किस तरह है, कुछ जनरल नॉलेज वाइब्रेशन प्रॉब्स और टिप्स के बारे में, और स्केल फैक्टर को कैसे निकालना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।